हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम करेंगे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल बाउंड्री और बॉर्डर। जो भी इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर हैं एग्जाम में जो अक्सर पूछे जाते हैं उनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इंडिया के जो बॉर्डर है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। मैंने एक वीडियो बनाया था स्टैटिक जीके में, भारत और उसके नेबर। उसमें हम डिटेल में कर चुके हैं इंडिया के सारे जो नेबर हैं और उनके साथ जो बॉर्डर है। एक बार आपको बस फटाफट मैं रिवाइज करवा देता हूं इस वीडियो में। देखिए, पहले कश्मीर को देखते हैं। कश्मीर की जो बाउंड्री है पहले मैं उसको बनाऊंगा यहाँ पे लाल रंग में। तो ये जो है ये कश्मीर की बाउंड्री है। अब इसमें ये वाली जो एक और बाउंड्री है यहाँ पे, और ये एक बाउंड्री और है, यानी कि ये वाला जो पार्ट है ये पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है, जिसको हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं। तो जो ये वाली लाइन है जिसे मैं ब्लू कलर में कर रहा हूं, ये अंदर वाली, इसे हम बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। तो लाइन ऑफ कंट्रोल हमारी जो है वो किसके साथ है? ये है लाइन ऑफ कंट्रोल, ये पाकिस्तान के साथ है। फिर इस तरफ ये जो लाइन है, ये वाला पार्ट है यहाँ पे ईस्ट में, ये चाइना ने इलीगली कब्जा कर रखा है, जिसको हम बोलते हैं अक्साई चीन। तो अक्साई चीन के साथ ये जो हमारी अंदर वाली ये बाउंड्री है, इसे हम बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो ये वाली जो है ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में फर्क क्या है? लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान के साथ है और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो चाइना के साथ है। फिर जो हमारा बॉर्डर है यहाँ पे आप ये देखिए, ये जो हमारा बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ, हम इसे बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन। और यहाँ पे बांग्लादेश में भी ये देख सकते हैं आप, ये जो लाइन खींची हुई है ये भी है रेड क्लिफ लाइन। तो रेड क्लिफ लाइन भारत का बॉर्डर पाकिस्तान के साथ भी है और बांग्लादेश के साथ भी है, दोनों को रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। यहाँ पे आपको मैं ये भी बता दूं कि गुजरात के साथ जो बॉर्डर है हमारा पाकिस्तान का, ये इसे बोला जाता है सर क्रीक। सर क्रीक, जिसे पहले बान गंगा भी बोला जाता था, बान गंगा या सर क्रीक। और ये हमारा जो है बॉर्डर है, इसमें सर क्रीक हो गया, रेड क्लिफ लाइन हो गया। फिर यहाँ पे अरुणाचल और तिब्बत का जो बॉर्डर है, ये जो बॉर्डर है तिब्बत अब क्योंकि चाइना का पार्ट है, तो ये जो हमारा बॉर्डर है अरुणाचल प्रदेश का चाइना के साथ, इसके लिए एक वर्ड हम यूज करते हैं, वो है मैकमाहोन लाइन। मैकमाहोन लाइन। तो मैकमाहोन लाइन जो हमारा बॉर्डर है वो भी चाइना के साथ है। तो अब हम शुरू करते हैं जो बाकी इंडिया को छोड़ के इंपॉर्टेंट बॉर्डर है वो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 17th पैरेलल की। 17th पैरेलल, अब ये पैरेलल वगैरह ये सब क्या होता है? ये पैरेलल, देखो हमारी जो धरती है, ये धरती है हमारी, बीच में ये है इक्वेटर जिसे हम बोलते हैं भूमध्य रेखा, और ये हो गया 1 डिग्री लैटिट्यूड। ऐसे मतलब ये पैरेलल लाइन चलती है, राइट? तो इसलिए हम इनको पैरेलल बोल देते हैं। अब अगर ये वाली 0 डिग्री है, इक्वेटर 0 डिग्री होता है, तो ये जो इक्वेटर है, मैं इक्वेटर को लाल रंग में दिखा रहा हूं, ये इक्वेटर है, इक्वेटर 0 डिग्री है। तो ऊपर की तरफ जाऊंगा तो 1 2 3 4 5 बढ़ते बढ़ते पोल्स पे 90 आ जाएगा। नीचे जाऊंगा तो अगेन 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते बढ़ते बढ़ते पोल्स पे 90 तक पहुंच जाऊंगा। और ये सारी पैरेलल रेखाएं हैं, लैटिट्यूड हैं। तो अगर मैं बोलता हूं मान लो 10 डिग्री, तो यहां पे कहीं 10 डिग्री होगा, तो वो 10 डिग्री पैरेलल हो गया। बहुत आसान है। तो 17 डिग्री पैरेलल का मतलब क्या हो गया? 17 डिग्री पैरेलल ये हो गया कि अगर ये हमारी धरती है तो ये इसमें इक्वेटर है, तो यहां कहीं होगा 17 डिग्री नॉर्थ और यहां नीचे कहीं होगा 17 डिग्री साउथ, राइट? तो 17 पैरेलल है, हम यहाँ पे 17 डिग्री नॉर्थ की बात कर रहे हैं। तो आपको मैं मैप पे दिखाता हूं। ये देखो, ये हमारी जो है ये हमारा मैप है 2D में। सो यहाँ पे ये इक्वेटर है, नीचे इस पे इक्वेटर दिखाया नहीं हुआ है, तो ये इक्वेटर है 0, और ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये है 17 डिग्री नॉर्थ पैरेलल। तो ये कहां से होके गुजरेगी? अब वैसे तो ये बहुत सारे कंट्रीज से होके गुजरेगी, ये यहां से भी होके गुजरेगी सेंट्रल अमेरिका से, फिर ये अफ्रीका में भी होके गुजर रही है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये बॉर्डर बनाए। लेकिन यहां पे जब ये होके गुजरती है नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम के बीच में, तो इनका ये बॉर्डर बनाती है। तो 17 डिग्री पैरेलल लाइन जो है वो बॉर्डर बनाती है नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम का, राइट? आज वैसे नॉर्थ और साउथ वियतनाम नहीं है, आज ये पूरा एक ही कंट्री है, लेकिन एक समय था जब नॉर्थ वियतनाम अलग था और साउथ वियतनाम अलग था। इनफैक्ट एक वॉर हुआ था जिसको बोलते हैं वियतनाम वॉर। तो वियतनाम वॉर किसके बीच में हुआ था? नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम। उसमें जो अमेरिका था वो साउथ वियतनाम के साथ था। तो नॉर्थ वियतनाम एक तरफ था और दूसरी तरफ था साउथ वियतनाम और अमेरिका। इनके बीच में वियतनाम वॉर हुआ था जो 20 साल से ज्यादा चला था। उसमें अमेरिका की हार हुई थी, मतलब अमेरिका वियतनाम को जीत नहीं पाया था, नॉर्थ वियतनाम को, और फिर वियतनाम पूरा एक हो गया था, यूनिफाई हो गया था। तो उस समय नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम के बीच जो ये बॉर्डर था इसे बोलते थे 17th पैरेलल, राइट? तो 17th पैरेलल जो है ये डिमार्केशन लाइन है नॉर्थ और साउथ वियतनाम के बीच में। और 17th पैरेलल आज इररेलेवेंट है, यानी आज ये इसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वियतनाम एक है। 1976 में वियतनाम जो है वो एक हो गया था, उसका एकीकरण हो गया था, यूनिफिकेशन हो गया था। तो आई होप 17th पैरेलल को आप नहीं भूलेंगे। अब हम बात करते हैं 20th पैरेलल। 20th पैरेलल जो है ये बेसिकली बॉर्डर बनाती है सूडान और लिबिया का। ऐसा जरूरी नहीं है कि पूरा बॉर्डर बनाती है, क्योंकि ऑब्वियसली लाइन कोई इतनी सीधी नहीं हो सकती, कभी भी बॉर्डर ऐसा नहीं होता कि एकदम सीधा होता है, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ हिस्सा जो है वो बनता है। अब आप यहाँ मैप में देखिए, ये इक्वेटर है, ये लाइन इक्वेटर है, यानी कि ये 0 डिग्री लाइन है। तो इक्वेटर पास होता है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, केनिया वगैरह इन सबसे पास होता है। अब हम 20 डिग्री बोल रहे हैं, तो 20 डिग्री कहां होगा? 20 डिग्री कहीं ऊपर होगा। और ये सूडान और लिबिया का जो बॉर्डर है वो कौन सा है? यहां पे देखिए, ये जो कंट्री है ये है सूडान, और ये वाला जो है ये है लिबिया, यानी यहां पे कहीं ये लाइन ऐसे होगी ये 20 डिग्री पैरेलल। तो यहां पे ये 20 डिग्री पैरेलल होगी, तो ये लाइन जो है ये बॉर्डर बनाती है सूडान और लिबिया का, 20 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड।
अब हम बात करते हैं 22nd पैरेलल। तो अभी हमने देखा था सूडान और लिबिया वाली जो लाइन है, ये यहाँ पे बॉर्डर जो बन रहा है, ये कितना है, ये 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है, राइट। तभी हमने इसको कहा था 20th पैरेलल। तो इसी के ऊपर आ जाइए थोड़ा सा। तो अब इसके ऊपर अगर आप आएंगे तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये तो है सूडान और लिबिया वाला, राइट। इसके थोड़ा सा ऊपर ये इजिप्ट और सूडान का जो बॉर्डर बना रही है, ये है 22 डिग्री। तो ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसके नीचे वाली जो है ये 20 है, तो 20 की थोड़ा ऊपर फिर 22 हो गया। तो ये 22 डिग्री नॉर्थ पैरेलल जो है ये बना रही है सूडान और इजिप्ट के बीच में बॉर्डर, राइट। ये अफ्रीका के, जो ईस्ट अफ्रीका की बात कर रहे हैं, इजिप्ट और सूडान। अब हम बात करते हैं 25 पैरेलल। अब हमने देखा कि सूडान और लिबिया के बीच में, ठीक है, सूडान और लिबिया के बीच में ये है 20 डिग्री, ये है 22 डिग्री। अब 25 की बात हो रही है, तो 25 जो है, मैं ये आपको पहले लाइन बना देता हूं, ये वाली। तो ये वाली जो लाइन है, ये कौन सी है, ये 22nd पैरेलल है, ये 22nd पैरेलल, ठीक है, ये वाली लाइन। अब मुझे 25 की बात करनी है, तो 25 यहां पे कहीं पे है, ये यहां पे कहीं पे 25 है ये। अब ये 25 डिग्री किसका बॉर्डर बना रही है, सो ये मोरिटियाना और माली के बीच में जो बॉर्डर है, ये बना रही है नॉर्थ बॉर्डर। इसलिए यहां पे मेंशन किया हुआ है नॉर्दर्न मोस्ट बॉर्डर, क्योंकि मोरिशियाना और माली के बीच में, ये मोरिशियाना है और ये माली है, तो इनके बीच में ये वाला बॉर्डर भी है। लेकिन ये तो लॉन्गिट्यूड, ये तो ऐसे है, लैटिट्यूड तो ऐसे होते हैं, तो इसलिए यहां पे लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यहां पे एक छोटा सा बॉर्डर यहां पे भी आता है, तो ये वाली लाइन है 25 डिग्री लाइन। तो 25 डिग्री पैरेलल जो है माली और मोरिशानिया के बीच में अफ्रीका में बॉर्डर बना रही है। अब हम बात करते हैं 31st पैरेलल। 31st पैरेलल, अगेन यहां पे कहीं ये इक्वेटर है, ये 0 डिग्री लाइन है, तो काफी ऊपर है इसके 31 डिग्री लाइन, राइट। तो क्योंकि ये तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के भी ऊपर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहां पे कहीं है 23.5 डिग्री, तो ये तो उसके ऊपर भी है, राइट। तो 31st पैरेलल जो होता है, ये इराक और ईरान के बीच में बॉर्डर बनाता है। आपको यहां पे दिखा देता हूं मैं, इराक और ईरान के बीच में ये जो लाइन है, ये देख रहे हैं आप, ये लाइन, ये है 31st पैरेलल। तो यहां पे ये जो कंट्री है, ये इराक है, और ये जो बहुत बड़ा कंट्री है, ये ईरान है, राइट, ईरान है। तो इनके बीच में ये वाला जो बॉर्डर है यहां पे देखिए, ये छोटा सा बॉर्डर है यहां पे। तो वैसे तो बहुत बड़ा बॉर्डर यहां पे भी है, लेकिन हम जैसे मैंने बताया कि ये पैरेलल लाइन जो होती है, जरूरी नहीं है पूरा बॉर्डर बनाए, लेकिन हाँ, अगर थोड़ा भी बनाती है तो हम बोल देते हैं कि बॉर्डर बना रही है। तो 31st पैरेलल जो है, इराक और ईरान के बीच में बॉर्डर आता है। उसके बाद बात करते हैं 38th पैरेलल। बहुत इंपॉर्टेंट है 38th पैरेलल, तो समझ लो हर एग्जाम में आता है, ऑलमोस्ट हर एग्जाम में। देखो 38th पैरेलल जो है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में बॉर्डर है। अब यहाँ पे देखो, ये ऊपर नॉर्थ कोरिया, ये साउथ कोरिया, ये चाइना है, ये जापान है। यहाँ पे ये जो है, ये आइलैंड देख रहे हैं, ये जापान के हैं, ठीक है। ये होन्शु है, ऊपर होकाइडो है, फिर यहाँ पे ये क्यूशु है, ये शिकोकू है। 4 आइलैंड्स हैं बड़े जापान में, और बाकी छोटे हैं। अब इसमें ये जो है आप देख रहे हो, ये ऊपर डीपीआर के, ये है नॉर्थ कोरिया, ठीक है, और नीचे है ये रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी साउथ कोरिया। इनके बीच में ये जो लाइन है, ये 38th पैरेलल है, और इसको डीमिलिटराइज जोन भी बोलते हैं। डीमिलिटराइज जोन, ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि डीमिलिटराइज जोन यानी DMZ, ये किसके बीच में बॉर्डर है, तो ये उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच में है। हमेशा से एनिमी रहे हैं, प्रतिद्वंदी रहे हैं, आज भी दोनों के बीच में जो रिश्ते हैं काफी अच्छे नहीं है। अब हम बात करते हैं 49th पैरेलल। 49 पैरेलल आप देख सकते हैं, ये काफी ऊपर हो जाएगा, ऑब्वियसली 49 डिग्री लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं। तो ये जो लाइन है, ये यहां से ऐसे गुजर रही है, तो ये बॉर्डर बनाती है कनाडा और अमेरिका का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अलास्का है, अलास्का अमेरिका का पार्ट है, लेकिन अलास्का का कोई लेना देना नहीं है। अलास्का जो है, अमेरिका ने रशिया से खरीदा था, याद रखिए, रशिया से खरीदा था बाद में, तो अलास्का का नहीं बनाती। लेकिन बाकी जो अमेरिका है, उसका लगभग सारा बॉर्डर ये लाइन बनाती है, और इसको बोलते हैं 49 पैरेलल। तो 49 पैरेलल जो लाइन है, ये अमेरिका और कनाडा के बीच में है। और आपको यह भी बता दूं, कई बार यह क्वेश्चन आता है कि सबसे लंबा बॉर्डर कौन से कंट्रीज के बीच में है। 2 कंट्रीज जिनके बीच में सबसे लंबा बॉर्डर है, तो वो है कनाडा और अमेरिका के बीच में। इससे लंबा जमीन वाला बॉर्डर जो है, वो किसी कंट्री के बीच में नहीं है। सबसे बड़ा बॉर्डर दुनिया का है कनाडा और अमेरिका के बीच में। अब हम बात करते हैं हिंडनबर्ग लाइन। इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है, संक्षिप्त में बता देता हूं। देखो, वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था, विश्व युद्ध 1 चल रहा था, और उसमें जो एलाइड फोर्सेस थे, एलाइड फोर्सेस जो थे वो ताकतवर होते जा रहे थे। जर्मनी के जो काफी जवान मारे गए थे, तो जर्मनी जो है वो अटैक नहीं कर पा रहा था। तो जर्मनी ने क्या किया, एक डिफेंसिव पोजीशन बना ली, उसको बोलते हैं हिंडनबर्ग लाइन। डिफेंसिव पोजीशन इसलिए बनाई थी क्योंकि जर्मनी के पास जो है गोला बारूद खत्म हो रहा था, पैसा खत्म हो रहा था, युद्ध जो है काफी खिंच गया था, और एलाइड ताकतें हैं वो लंबी, वो ज्यादा ताकतवर और जुड़ती जा रही थी। रोमानिया वगैरह जैसे कंट्री भी है, एलाइड पावर को उन्होंने ज्वाइन कर लिया था। जर्मनी कमजोर हो रहा था, वर्ल्ड वॉर 1 की बात कर रहा हूं मैं, 1917 की बात है लगभग। तो फिर इन्होंने हिंडनबर्ग लाइन बनाई थी, और हिंडनबर्ग लाइन भी फिर ब्रीच हो गई थी, तो फाइनली जर्मनी बुरी तरह से हार गया था। तो याद रखिए, आज के समय में अगर हम देखें तो ये बॉर्डर हो जाएगा जर्मनी और पोलैंड के बीच में, जो हिंडनबर्ग लाइन है। हिंडनबर्ग बेसिकली जर्मनी के जो मिलिट्री थी उसके जनरल थे, उनके जनरल थे हिंडनबर्ग, जनरल हिंडनबर्ग। उनका ये आइडिया था कि डिफेंसिव लाइन बनाते हैं, क्योंकि अटैकिंग के लिए इनके पास जवान नहीं थे, तो डिफेंसिव अप्रोच फॉलो करी थी। तो ये है हिंडनबर्ग लाइन, जर्मनी और पोलैंड के बीच में आज ये बाउंड्री बनाती है। अब बात करते हैं मैनरहाइम लाइन। मैनरहाइम लाइन देखो, अब पहले रशिया नहीं था, पहले यूएसएसआर था, राइट। बाद में टूट गया था यूएसएसआर, तो फिर ये कंट्री सारे अलग हो गए थे। तो ये उस वक्त की बात है जब फिनलैंड और रशिया के बीच में काफी जो है रिश्ते खराब थे, और युद्ध भी हुआ था दोनों के बीच में। तो रशिया, और यहां पे कंट्री जो है ये फिनलैंड है, ये जो कंट्री आप देख रहे हैं ये फिनलैंड है। और ये फिनलैंड ने एक लाइन बनाई थी, अगेन डिफेंसिव लाइन थी, ये सोवियत यूनियन के खिलाफ बनाई थी, ये इन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 में, राइट। तो इसको बोलते हैं मैनरहाइम लाइन। तो मैनरहाइम लाइन जो है रशिया और फिनलैंड के बीच में है।
अब है ओडर नीसर लाइन। ओडर नीसर लाइन भी पोलैंड और जर्मनी के बीच में है। तो ये बेसिकली दो नदियां हैं, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूं, ये जो है ये कंट्री आप देख रहे हैं, ये बेसिकली आज का जर्मनी और आज का पोलैंड है, ठीक है। अब इसमें ये जो आप एक बॉर्डर देख रहे हैं, तो इसमें नदियां कहां हैं, तो ये ऊपर आप देख रहे हैं, ये जो नदी बह रही है ये है ओडर, और ये नीचे जो नदी बह रही है ये है नीसे। ओडर और नीसे, तो ये जो लाइन है ये आज जर्मनी और पोलैंड के बीच में है, तो ये है ओडर नीसर लाइन। उसके बाद है सिगफ्रीड लाइन। सिगफ्रीड लाइन बेसिकली हिंडनबर्ग लाइन जो है वैसी ही एक लाइन थी वर्ल्ड वॉर 1 में, वो थी सिगफ्रीड लाइन, ठीक है। सिगफ्रीड, मैं आपको यहां पे दिखाता हूं सिगफ्रीड लाइन। तो इसमें बेसिकली क्या है कि फ्रांस और जर्मनी, आज अगर हम देखें तो ये फ्रांस और जर्मनी के बीच में पड़ेगी, राइट। तो यहां पे जो ये आप देख रहे हैं, ये लाल रंग की इतनी लंबी लाइन है, यहां पे ये लाइन है जो जर्मनी ने बनाई थी, और इसके जवाब में एक लाइन फ्रांस ने बनाई थी, और वो है मैगीनॉट लाइन। तो ये जो आप देख रहे हैं हरे रंग में, तो ये जो आप हरे रंग में देख रहे हैं ये वाली लाइन है मैगीनॉट। तो फर्क इतना है कि मैगीनॉट लाइन जो होती है वो फ्रांस ने बनाई थी, और सिगफ्रीड लाइन जो है वो जर्मनी ने बनाई थी। बस इतना फर्क है, दोनों ही फ्रांस और जर्मनी के बीच में है, वर्ल्ड वॉर 1 के वक्त बनाई गई थी। अब ये लाइन एग्जैक्टली मतलब क्या है? लाइन मतलब क्या कोई लाइन खींची हुई है? नहीं, लाइन मतलब युद्ध में होता है, आप एक गड्ढा बनाते हो, ठीक है, आप एक गड्ढा बनाते हो, काफी डीप गड्ढा होता है, कई बार 10 मीटर 20 मीटर, मतलब उसमें आराम से जवान आ जाते हैं, जवान और सामान आ जाता है। अगर मान लो शत्रु आपका सामने से आ रहा है, तो आप ऐसे नहीं है कि आप भी सीधा एक मैदान होता है उसमें से आप फायर करना शुरू कर दोगे, ऐसा नहीं होता। आप यहाँ पे गड्ढा बनाते हो, उस गड्ढे में आपके जवान बैठते हैं अंदर बंदूकें वगैरह लेके, इसको लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो जर्मनी ने ये इतनी लंबी लाइन बनाई है, मतलब जर्मनी के हजारों सैनिक यहाँ पे ऐसे तैनात है गड्ढों के अंदर, ट्रेंचेस बनते हैं, सुरंग बनते हैं, सामान होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, लॉजिस्टिक होती है, रसद होता है, ठीक है। जानवरों का उपयोग भी कई बार किया जाता है सामान ढोने के लिए, आर्टिफिशियल रेलवे लाइन बनाई जाती है। तो ये युद्ध आप वर्ल्ड वॉर 1 आप एक बार फॉलो करें, वर्ल्ड वॉर 1 में चाहता हूं आप डिटेल में पढ़ें तो आपको समझ में आएगा, मैं ये लाइनों की बात कर रहा हूं, सिगफ्रीड लाइन और मैगीनॉट लाइन। सो मैगीनॉट लाइन भी जर्मनी फ्रांस के बीच है, ये डिफेंसिव लाइन है जो फ्रांस ने बनाई थी, तो ये फ्रेंच बॉर्डर पे है टुवर्ड्स जर्मनी। और लेकिन मैगीनॉट लाइन जो है ये वर्ल्ड वॉर 2 के पहले बनी थी, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 के पहले बनी थी। उसके बाद है 16th पैरेलल। 16th पैरेलल जो है, अब ये काफी नीचे हो जाएगा, 16th पैरेलल की बात हो रही है, तो यहां पे नीचे आ जाओ, ये इक्वेटर है। अब ये 16th पैरेलल जो है, ये 16th पैरेलल साउथ की बात हो रही है, ठीक है। तो नीचे आ जाओ, ये जो आप देख रहे हैं ये है 16 डिग्री साउथ। तो ये बॉर्डर बन रहा है अंगोला और नमीबिया के बीच में। अंगोला और नमीबिया के बीच में जो ये बॉर्डर है, ये नमीबिया है, ये अंगोला है, इनके बीच में जो बॉर्डर है ये है 16 डिग्री पैरेलल साउथ। फिर बात करते हैं 24th पैरेलल। 24th पैरेलल एग्जाम में आ चुका है, इंडिया और म्यांमार के बीच है, यानी 24 डिग्री पैरेलल नॉर्थ। अब ये नॉर्थ में वो कैसे पता चला नॉर्थ है? क्योंकि इंडिया इक्वेटर के ऊपर है। अगर आप वर्ल्ड का मैप देखें, ये दुनिया है हमारी, ठीक है, ये जो है ये 0 डिग्री लाइन है, और ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम लाइन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। तो इंडिया यहां पे है कहीं, ये इंडिया है। तो इंडिया कहां पे है? इंडिया नॉर्थ में है और ईस्ट में है। तो इंडिया नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में है, उत्तरी गोलार्ध में है और पूर्वी गोलार्ध में है, राइट। तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है इंडिया। तो इसलिए हम इंडिया की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली नॉर्थ की बात कर रहे हैं, क्योंकि इक्वेटर के ऊपर है जो इंडिया है। तो 24th पैरेलल जो है इंडिया और म्यांमार के बीच में है। इंडिया और म्यांमार के बीच में, म्यांमार का बॉर्डर जो है हमारे 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से लगता है। तो ऊपर अरुणाचल प्रदेश से लगता है, और फिर उसके बाद नागालैंड, फिर उसके बाद मणिपुर, और फिर उसके बाद मिजोरम, इन चारों से लगता है म्यांमार का बॉर्डर। अब बात करते हैं ग्रीन लाइन। ये थोड़ी सी अलग है, बेसिकली ये इजराइल ने युद्ध करे हुए हैं पहले, तो उनमें ये लाइन है ग्रीन लाइन वगैरह। तो ग्रीन लाइन बेसिकली क्या है? इजराइल को वेस्ट बैंक से अलग करती है। अब यहां पे आप देखें, ये इजराइल है, ये पूरा इजराइल है जो आप देख रहे हैं, इसमें ये जो आप देख रहे हैं ग्रीन कलर की लाइन, ये वेस्ट बैंक है। तो वेस्ट बैंक और इजराइल के बीच में जो ये लाइन है, हम इसे बोलते हैं ग्रीन लाइन। क्लियर? इजराइल और वेस्ट बैंक को अलग करती है। उसके बाद है ब्लू लाइन। अब यहां पे देखिए, ये जो कंट्री है ऊपर, ये लेबनन है, ये लेबनन है, और ये लेबनन और इजराइल का बॉर्डर है जिसकी हम बात कर रहे हैं, लेबनन और इजराइल का बॉर्डर, तो इसको बोलते हैं ब्लू लाइन। लेबनन और इजराइल के बॉर्डर को ब्लू लाइन बोलते हैं। फिर है पर्पल लाइन। पर्पल लाइन क्या होता है? इजराइल और सीरिया के बीच में एक सीज फायर लाइन थी। सीज फायर मतलब होता है युद्ध विराम, राइट। तो पर्पल लाइन क्या है? इजराइल और सीरिया के बीच में युद्ध चला था 1967 में 6 दिन तक। उसके बाद फिर जब युद्ध विराम लगा तो ये लाइन क्रिएट हुई थी, पर्पल लाइन। अब सीरिया कहां है? यहां पे आप देख सकते हैं, ये सीरिया है, ये गोलन हाइट्स है। उसके बाद इजराइल ने गोलन हाइट्स को भी ऑक्यूपाई कर रखा है, राइट। और तो यहां पे ये जो सीरिया और इजराइल का बॉर्डर है रफली, इसे बोलते हैं पर्पल लाइन। उसके बाद है कर्जन लाइन। अब आप देखिए, ये रशिया है, लेकिन रशिया और पोलैंड डायरेक्टली नहीं मिलते हैं। लेकिन एक समय था जब रशिया यूएसएसआर था, तो तब यूएसएसआर जो था काफी बड़ा था, तब डायरेक्ट पोलैंड और यूएसएसआर का बॉर्डर लगता था। उस समय पोलैंड और सोवियत रशिया मतलब यूएसएसआर, उनके बीच में लाइन थी, ठीक है, उसके बीच में लाइन थी, तो ये थी कर्जन लाइन। बस नाम याद रख लो आप, पोलैंड और रशिया के बीच में। तो सबसे लंबा बॉर्डर दुनिया का कौन सा है? सबसे लंबा बॉर्डर जो दुनिया का है वो है अमेरिका और कनाडा के बीच में। अगर आपसे पूछें दुनिया का सबसे ऊंचा बॉर्डर कौन सा है, हाईएस्ट बॉर्डर, तो हाईएस्ट बॉर्डर है चाइना और नेपाल के बीच में। क्योंकि चाइना और नेपाल का जो बॉर्डर है वहीं पे पड़ती है माउंट एवरेस्ट, और माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, 8,848 मीटर है। तो इससे ऊंचा क्या है? कुछ भी नहीं। तो सबसे ऊंचाई पे जो बॉर्डर है वो है चाइना और नेपाल के बीच में। बस इतना आपको ध्यान रखना है।
सो ये था हमारा छोटा सा लेकिन इंपॉर्टेंट वीडियो, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल बाउंड्रीज, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल बॉर्डर, और इंडिया वाले भी आपको पढ़ने हैं। उसके लिए आप इंडिया और नेबर वाला वीडियो पढ़िए। अगर आप ये दोनों वीडियो देख लेते हैं तो आप बहुत आसानी से सारे क्वेश्चन एग्जाम में कर पाएंगे। और विजुअल अपील इसमें लगाई मैंने, विजुअल मेथड जो है उसमें आप काफी आसानी से याद रख पाएंगे। खासतौर पर अफ्रीका के जो पैरेलल हैं वो आप बड़ी आसानी से याद रख पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टैटिक जीके ऑन स्टडी IQ।